हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही अपलोड कर लिया। आपने वो अगर ना देखा हो तो जाके प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वो अगर आप देखोगे तभी आपको नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2 अभी जो चल रहा है, ये आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2। ठीक है, ये जो मैंने नोट्स बनाई है पूरी की पूरी NCERT बेस्ड है। सो लाइन बाय लाइन NCERT की इस नोट्स में है। ये आपको प्रोवाइड अगर करनी हो, अगर यू नीड दिस नोट्स, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपको ट्राई करूँगी किसी प्लेटफॉर्म से कि आप तक ये नोट्स पहुँच पाए। ठीक है, सो अगर कोई फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अगर ये वीडियो प्रॉपर नहीं दिख रही हो, अगर धुंधली ब्लर दिख रही हो, तो आपकी राइट साइड में 3 डॉट्स है, उनमें जाकर आप क्वालिटी में जाकर एडवांस्ड में जाकर आपके वीडियो की क्वालिटी जो है वो क्लियर कर सकते हो। आपको वीडियो जो है वो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, सो लेट वी गो एंड स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता क्या है, पॉपुलेशन की सारी स्टडीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, पॉपुलेशन एक्चुअली होता क्या है, वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ जोग्राफिकल एरिया हु कैन इंटरब्रीड एंड शेयर और compete फॉर अ सेम रिसोर्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। समझ में आया क्या कह रहा है ये इतना पैरा? ये क्या कह रहा है, अगर किसी भी एरिया में कोई पॉपुलेशन, मतलब कोई किसी चीज़ का पॉपुलेशन है, मान लो ह्यूमंस का ही पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस, एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में रहते हैं। ठीक है, मान लो ह्यूमंस ही इस एरिया में रहते हैं, तो इस एरिया में अगर ह्यूमंस रहते हैं तो वो अपने फूड के लिए कह लो, या फिर शेल्टर के लिए, या किसी अदर रिसोर्स के लिए, मतलब सेम रिसोर्स के लिए अगर कॉम्पीट करता है तो उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। मान लो एक जंगल में शेर है, ठीक है, वो अपनी फूड रिसोर्स के लिए दूसरे शेर से हमेशा compete करता है, इसीलिए एक फॉरेस्ट के अंदर एक ही जो लॉयन होता है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें कॉमन रिसोर्स होता है फूड, तो फूड के लिए वो हमेशा कॉम्पीट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया यार ये पॉपुलेशन होती क्या है और पॉपुलेशन को स्टडी कैसे करना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख ली हमने। अब पॉपुलेशन को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है यार, ये स्टाइलिश प्रॉपरली नहीं चल रहा है, कैलकुलेट कैसे करें। तो अ पॉपुलेशन हैज सर्टन एट्रीब्यूट सच एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर हम लोग, यार तुम लोग ही मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने किसी पॉपुलेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है, कितने ऐड हो रहे हैं और कितने रिमूव हो रहे हैं, अगर ये 2 चीज़ें हमें पता है तो क्या हम लोग पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे यार। ठीक है, ऑफ कोर्स कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर बर्थ रेट होगा और हमारे पास अगर डेथ रेट होगा तो हम किसी भी एरिया का पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यही होता है कि हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ सी द रेट आर एक्सप्रेस्ड एज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन। मतलब क्या कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का रेट पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें, तो हमें क्या देखना है कि कितने पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कितनी पॉपुलेशन वहाँ की डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज होगी और कितनी डिक्रीज होगी। तो हमें क्या हो जाएगा, एक सिनारियो, एक हमें ऐसे प्रॉपर डेटा मिल जाएगा जिसे हम कैलकुलेट कर जाएंगे पॉपुलेशन को। यहाँ पर क्या कहा है कि 20 लोटस है, मतलब कितनी लोटस है, 20 लोटस हमारे पास है।
20 लोटस है, उनमें से पहले 20 थी, पहले कितनी थी 20 थी, और अब उसमें 8 ऐड हो गई है, मतलब 20 डिवाइड बाई 8 अगर करेंगे 0.4, तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, मतलब कैलकुलेट किया इसका बर्थ रेट। क्या हमने इसका बर्थ रेट कैलकुलेट कर लिया? ओके जी, ठीक है। वैसे हम लोग डेथ रेट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक पॉपुलेशन ऑफ किसका है, फ्रूट फ्लाइज का पॉपुलेशन है, उसके अंदर पहले 4 थी और उसमें से डेथ कितनी, मतलब बची हुई 4 है, और डेथ कितनी हुई है 40 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हुई है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 0.1 इसका आंसर आ जाता है, जिससे हम लोग डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिससे हम लोग डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर एट्रीब्यूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हमें दूसरी किसी चीज़ से अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हम लोग मेल्स कितनी प्रेजेंट है प्लस फीमेल्स कितनी प्रेजेंट है, इन लोगों को यदि कैलकुलेट करें तो क्या हम लोग पॉपुलेशन का को कैलकुलेट कर पाएंगे? ठीक है, कर पाएंगे ना। तो इसे हम लोग किसका, मेल और फीमेल, इनका अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसे हम लोग सेक्स रेशो कह देंगे। क्या कह देंगे? सेक्स रेशो कह देंगे। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, और इनका पॉपुलेशन की स्टडीज, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्स रेशो कहेंगे। ओके जी। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। हमें पता है कि मेल्स और फीमेल्स, इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसे हम लोग सेक्स रेशो कह सकते हैं। बट हम अगर एक पॉपुलेशन ले तो उनमें मेल्स और फीमेल्स इनकी इससे भी, मतलब हम लोग सेक्स रेशो से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अनदर एक अगर हम लोग ये कहे कि अनदर वे टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन इज व्हाट, एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की एज ग्रुप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की एज ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, वी नो दैट। जैसे एक पॉपुलेशन है तो इसके अंदर पहले प्री रिप्रोडक्टिव होंगे, इसमें ही रिप्रोडक्टिव होंगे, या फिर इन्हीं में पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जिनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज नाउ कंप्लीटेड। तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन सारी चीज़ों से भी क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉपुलेशन को? हाँ जी, हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नाउ अ पॉपुलेशन एट अ गिवन, तो क्या होती है, डिफरेंट एजेस होती है एक पॉपुलेशन के अंदर। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्टेज इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर हमें इस एक प्रॉपर सीक्वेंस में एज को अगर हम लोग डिवाइड करें, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, तो इसका एक क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग एज पिरामिड के फॉर्म्स में पॉपुलेशन को स्टडीज करने वाले हैं। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, वेदर इट इज ग्रोइंग और स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो उस जो पिरामिड बनेगा उसका शेप जो होगा, यही शेप डिटरमाइन करेगा कि ये एक्सपांडिंग है या ये स्टेबल है या ये डिक्लाइनिंग है। अगर गौर से आप इन चीज़ों को देखें, गौर से यदि आप इन तीनों ग्राफ्स को देखें, तो पहला जो पॉपुलेशन आप देख पा रहे हो ये है एक्सपांडिंग। देखो ये जो येलो कलर में दिखाया है ना, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब इन्होंने अभी तक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ ये जो लाइट ब्लू है कलर, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव है। और ये जो पिंक वाला कलर है, ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब बूढ़े लोग। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इनमें देखो प्री रिप्रोडक्टिव कैसे है, ज़्यादा है, इनका कैसे है, ज़्यादा है। ठीक है जी, उससे थोड़ा कम कौन है, रिप्रोडक्टिव, उनसे थोड़ा कम कौन है,
पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इस पिरामिड का शेप कैसे हुआ, प्रॉपर ऐसा शेप हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपांड हो रहा है ना, बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सपांडिंग कहेंगे। अब देखो इसको, देखो यार, जो इसकी प्री रिप्रोडक्टिव है ये कैसी है, जितनी इसकी प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही इसके अंदर सेम टू सेम रिप्रोडक्टिव भी है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्टिव हो गए हैं इनमें, तो क्या है, इक्वल टू हो गए हैं, मतलब क्या हुआ है, स्टेबल हुए हैं, ठीक है, तो स्टेबल हुए हैं, इसीलिए ये कौन है, स्टेबल है। अगर डिक्लाइनिंग की बात करें तो इनके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है। अरे यार इसे मैं याद कैसे रखती हूँ पता है क्या, एक्सपांडिंग, ये जस्ट नीचे वाला जो येलो कलर वाला दिखाई दे रहा है ना, मैं बस उसी को याद रख देती हूँ। देखो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका प्री रिप्रोडक्टिव है, इसका है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। और स्टेबल किसका होगा, जिसका ये येलो क्या है, एकदम सेम टू सेम साइज इसकी है। और डिक्लाइनिंग मीन्स व्हाट, जो कम है, जिसकी साइज कम होती है, ठीक है। नाउ द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, वही मतलब इसका जो शेप होगा वही डिटरमाइन करेगा कि ये स्टेबल है, ये डिक्लाइनिंग है या ये एक्सपांडिंग है, ठीक है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन की साइज को अगर हम लोगों को पढ़ना है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, उसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, मतलब कैपिटल एन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय, किससे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी, किस चीज़ से, काउंट दी नंबर। एक तो हम लोग उसका नंबर एक बाय वन, जैसे एक पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने बंदे बैठे हैं या बंदियाँ बैठी है, तो हर एक चीज़ को अगर हम लोग एक काउंट करें तो हम इसका पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उनका परसेंटेज कवर, कितना परसेंट में वो प्रेजेंट है, परसेंट में कितने प्रेजेंट है, उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स ऑफ अ टाइगर सेंसस, अगर आपको किसी भी टाइगर का यदि आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैलकुलेट करना है, मतलब एन कैलकुलेट करना है, क्या आप जाओगे ऐसे फॉरेस्ट के अंदर और कैलकुलेट करते बैठोगे कितने लोग हैं, 1 2 3 कितने टाइगर्स प्रेजेंट है, वो तो आपको खा जाएंगे। तो हम लोग वैसे वाली केस में उनके जो पग मार्क्स होते हैं उससे कैलकुलेट कर देते हैं, या फिर उनके जो फीकल पैलेट्स, उनकी जो फीकल जो रिमेन्स जितनी प्रेजेंट होंगी उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उस एरिया में कितने टाइगर्स प्रेजेंट है। सो फर्स्ट काउंट दी नंबर्स, कितनी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड, कितनी परसेंटेज में हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उनके पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतना वहाँ पर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड एबिलिटी, देन प्रिडेशन, प्रेशर एंड रिड्यूस वेदर। जैसे जैसे फूड मतलब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ का कब होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ कब होगी, जब वहाँ पर प्रॉपर फूड अवेलेबल हो, जब वहाँ पर प्रॉपर प्रिडेशन प्रेशर, मतलब जो प्रिडेट करते हैं एनिमल्स को वो प्रेशर कम हो, और रिड्यूस्ड वेदर, मतलब प्रॉपर वेदर भी हो, उसी एरिया का पॉपुलेशन बढ़ सकता है यार। मतलब पॉपुलेशन किन का बढ़ेगा, किस एरिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर खाना खाने को मिल रहा है, जहाँ पर उन्हें कोई भी प्रेडेट नहीं करेगा, और जहाँ वहाँ उन्हें प्रॉपर वेदर भी मिल
है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस विच आर natality, mortality, immigration and immigration. In natality refers to the number of birth rate during the period of population or the additional of initial density. natality मतलब क्या होता है, कितना बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ, कितनी बर्थ हो रही है उसे हम लोग natality कहते हैं। mortality किसे कहते हैं, जितना डेथ होती है, mortality मीन्स जितनी डेथ होती है। इमिग्रेशन मीन्स व्हाट, कहीं से एल्सवेयर, बाहर से दूसरे इंडिविजुअल्स अंदर आ रहे हैं, मतलब एक एरिया है हमारे पास। यस, क्या हो रहा है मेरी स्टाइलिश को, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर यहाँ के तो पॉपुलेशन है, लेकिन बाहर वाले भी पॉपुलेशन यहाँ पर एंट्री करते हैं, मतलब माइग्रेट होके आ जाते हैं, उन्हें हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। एंड इमाइग्रेशन मतलब हमारे एरिया के लोग दूसरे एरिया में चले जाना, उसे हम लोग कहते हैं इमाइग्रेशन। अब याद कैसे रखोगे, इसे याद कैसे रखोगे, मैं इसे याद कैसे रखती हूँ पता है, एक तो आता है मोर्टैलिटी और नैटालिटी, ठीक है, ये मोर्टैलिटी एंड नैटालिटी। तो नैटालिटी मैं कैसे याद रखती हूँ, इसको कुछ नहीं याद रखती हूँ, ठीक है, इसको तो मैं बस छोड़ देती हूँ। मोर्टैलिटी को कैसे याद रखती हूँ, एम फॉर मरना, मर गए, ठीक है, मर गए, डेथ हो गई, ठीक है, तो ये इनकी डेथ हो गई है, मतलब ये माइनस होंगे, कम हो रहे हैं ना, डेथ अगर हुई तो फिर कम हो जाएंगे उस एरिया से। और उसके ऑपोजिट कौन होगा, नैटालिटी, मतलब वहाँ पर क्या हो रही होगी, अल्टीमेटली बर्थ हो रही होगी। इमिग्रेशन मतलब मैं याद रखती हूँ इन, आई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर इन मतलब वहाँ पर बाहर से ऑर्गेनिजम्स एंट्री करे तो फिर क्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। और इमिग्रेशन मतलब ई फॉर एग्जिट, मतलब हमारे एरिया के बाहर चले जा रहे हैं, तो फिर ऐड हो रहे कि माइनस हो रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। नैटालिटी कुछ भी नहीं याद रखना है, एम फॉर मर गए, तो इसीलिए वहाँ पर माइनस साइन आई। इमिग्रेशन इन हो रहा है, आई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर इन, तो यहाँ पे बढ़ रहा है इसीलिए प्लस, और इमाइग्रेशन ई फॉर एग्जिट, तो एग्जिट इसलिए माइनस। क्या इतनी बात समझ में आई। इसका एक फार्मूला होता है, इसे याद रख के जाना आप, ये एक बार रीड कर लेना, रीड करोगे तो आपको क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। आपको अगर कैलकुलेट करने को बोल दे कोई तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे वो आप देख लेना एक बार। बी फॉर बर्थ रेट, आई फॉर इमिग्रेशन, डी फॉर डेथ एंड ई फॉर इमिग्रेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चीज इज व्हाट, N is population density and T is time period. ओके, ग्रोथ मॉडल्स कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ग्रोथ मॉडल्स, इसका एक ग्राफ होगा हमारे पास शायद, देखो ये ग्राफ, इसी के ऊपर सारी ग्रोथ मॉडल्स डिपेंड करती है, ठीक है यार। 42 पेजेस है हमारे पास और अब हम चल रहे हैं 27th पेज के ऊपर। हमारा वीडियो बना है 18 मिनट्स का, पढ़ा सकते हैं हम और भी, ठीक है, इस लेक्चर में। सो पॉपुलेशन के फॉर कैरिंग कैपेसिटी, सॉरी गाइस। ग्रोथ मॉडल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ मॉडल एक तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है या फिर लॉजिस्टिक हो सकता है, और इसी एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों के ऊपर ये ग्राफ टोटली बेस्ड है, ठीक है, टोटली बेस्ड है। नाउ सो एक्सपोनेंशियल अगर हमें पढ़ना है, व्हेन रिसोर्स in the habitat are ultimate, each species grow in number and reach enormous population density in a short time। मतलब अगर एक कोई एरिया है जहाँ पर प्रॉपर फूड उन्हें
मिलता है, कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं है, तो उस एरिया में क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बर्थ होते जाएंगे और उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, तो फिर डेथ क्या होगी, कम होगी, डेथ कम होगी। तो इसी वजह से क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाएगा, उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अचानक से बढ़ने लग जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो हमारी जो पहले जैसे पहले जो इंसान थे हमारी अर्थ के ऊपर, उस वक्त जो है प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्थ रेट क्या था, बढ़ता था, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे हर एक ईयर में। एज़ कम्पेयर टू दैट नाउ देयर इज़ लेस डेथ रेट, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है, तो इसीलिए डेथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्यों डेथ कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, हमें प्रॉपर फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही है, इसीलिए हमारी बर्थ ज़्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है। तो इसीलिए हमारे एरिया का क्या हो रहा है, पॉपुलेशन, ह्यूमंस का पॉपुलेशन अभी करोड़ों में, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस में चला जा रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनॉर्मस पॉपुलेशन की ग्रोथ होना, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन साइज की, हम लोगों ने एन को क्या बोला था पहले वाली स्लाइड में, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते थे। ये देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ में आया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। द पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ आर रिप्रेजेंटेड बाय बी फॉर पर कैपिटा बर्थ एंड डी फॉर पर कैपिटा डेथ। इन चीज़ों को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। ओके, तो क्या ये समझ में आया। एंड देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन यूनिट टाइम पीरियड T in bracket dn by dt, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो विल बी लाइक व्हाट, dn by dt is equals to dt is equals to birth minus death into n for टोटल, मतलब नेट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये एक बार आप रीड करके जाना, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फार्मूला क्या है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यही कुछ कैलकुलेशंस है। लेट बी एंड डी, बी माइनस डी इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर हम लोगों ने बी माइनस डी जो दिया था उसे हम लोगों ने आर कंसीडर किया है, तो b माइनस डी को अगर हमें इसकी जगह पर r पुट कर दो, तो dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन हो जाएगा, तो वही लिखा है, dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। ओके जी, द r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट। b माइनस डी को हम लोगों ने जो r कंसीडर करा था वो क्या है, यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट है। नेचुरल इंक्रीज, मतलब कितनी नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वही यहाँ पर r रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक रेट कह देते हैं। ठीक है जी, नाउ क्या ये यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, वेयर एन t is equals to population density after time t, and not is equals to population density at time 0, r is intrinsic rate, ये तो आपने पहले ही देखा। e is the base of natural logarithm। आपको एक अमेजिंग बात बताऊँ तो ये जो इस साल का हमारा 2021 का नीट का जो पेपर था, इसमें e क्या होता है, बेस ऑफ लॉगरिथम, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में आया था। इतना मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूछ लेते यार, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है। आप जब एनसीईआरटी रीड करके जाओगे ना, आप सोचोगे यार
पूरी एनसीईआरटी आ गई है, लाइन बाय लाइन, एक भी वर्ड यहाँ इधर से उधर नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे उठकर। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का यही एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग्रोथ मॉडल क्या होता है? नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक। पहले क्या था? एक्सपोनेंशियल। वहाँ पर प्रॉपर फूड, सारी रिसोर्स क्या थी? प्रॉपर थी, इसीलिए वहाँ पर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जा रहा था। नाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? व्हेन द रिसोर्स इन द हैबिटेट आर फाइनाइट इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। मीन्स व्हाट? अगर यहाँ पर वहाँ क्या था? हैबिटेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब प्रॉपर हैबिटेट था, इसीलिए एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर फाइनाइट हैबिटेट है यार, तो लिमिट द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। सो यहाँ पर लिमिट में ही स्पीशीज का ग्रो होगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ नहीं होने वाला। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विथ लिमिट रिसोर्सेस शो इनिशियली a lag phase, following by phase of acceleration and deacceleration and finally as asymptote when the population density reaches the carrying capacity। ये आपको ग्राफ में पता चलेगा क्या इस चीज़ का मीनिंग है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्नलिस्ट पैरेलल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड एज द फॉलोइंग। ये इसका फॉर्मूला है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। और ये ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दूँ तो आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूलाज अगर आप करके जाओ तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, इनका फार्मूला बता दो। तो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ इज़ व्हाट? ये ग्राफ। ये ग्राफ में देखो, फर्स्ट इज ये कौन सा है? आप बताओ मुझे, ये किस चीज़ का ग्राफ है? अभी तक जितना पढ़ा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। आर हमारा क्या था? इंट्रेंसिक रेट था। आर हमारा क्या था? इंट्रेंसिक रेट था। मतलब ये किस में किया था हम लोगों ने? एक्सपोनेंशियल वाले में किया था। एक्सपोनेंशियल वाले में किया था, तो ये किस चीज़ का ग्राफ होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ होगा। और यहाँ क्या होगा? डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई एन। तो ये किसका होगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ होगा। ठीक है यार, अगर मैं लिखते लिखते मेरी कोई स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाए ना तो डोंट माइंड प्लीज़, क्योंकि मैं जो पढ़ाने लग जाती हूँ ना तो जो स्पेलिंग्स होती है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है मेरी। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होता क्या है? इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है। इंटर स्पेसिफिक अराइजेस फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। इंटर स्पीशीज मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज, एक कुत्ता है एक बिल्ली है, इन दो क्या है? डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, तो इनके बीच में का इंट्रैक्शन को हम लोग इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। और इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स इससे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ये दोनों भी सेम है, इंटर स्पेसिफिक का ही एग्जाम्पल है। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कुड बी बेनिफिशियल, डिटर्मिनल, नेचुरल टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ। अगर यदि दो स्पीशीज के बीच में, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ऐसे मान लो आप हो और आपका जो पेट एनिमल है, मान लो डॉग है, ठीक है, मान लो डॉग है, तो इनके बीच में का दो अलग अलग टाइप की स्पीशीज हो आप, फिर भी आपके बीच में क्या है? एक टाइप का इंट्रैक्शन है। क्या है? इंट्रैक्शन है। क्यों इंट्रैक्शन है? क्योंकि आपके डॉगी को आपसे फूड मिलता है, इसलिए वो चुपचाप आपके साथ रह जाता है। और आपको तो मतलब आपका एक पेट एनिमल आपके घर की सिक्योरिटी के लिए एक एनिमल मिल जाता है, इसलिए आप उसे पालते हो। तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक, ये एक तो बेनिफिशियल हो सकता है या फिर डिटर्मिनल हो सकता है या तो नेचुरल
हो सकता है बिटवीन टू स्पीशीज, टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन. बोथ द स्पीशीज beneficial in mutual and both lose the competition in their interaction with each other. Both species benefit in mutualism and both lose in competition. अगर उनके बीच में mutualism हुई तो वो बेनिफिट होगा उनमें, मतलब इसे भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपको भी फ़ायदा है और उसको भी फ़ायदा है, तो इसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं. और ये क्या होगा, तो एक तो ये होगा, मतलब एक तो म्यूचुअलिज्म होगा. देखो एक तो क्या क्या हो सकता है, चांसेस किन चीज़ों के हैं, म्यूचुअलिज्म हो, ठीक है, म्यूचुअलिज्म हो या फिर कंपटीशन हो. एक तो दोनों भी मिल बांट के खाएंगे, यार मैं भी खाऊंगी आप भी खाओगे, ठीक है, मैं भी खाऊंगी आप भी खाओगे, हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे दोनों को भी क्या है, बेनिफिट हो रहा है, तो हम लोग म्यूचुअलिज्म है. एक तो ये केस हो सकती है. या तो क्या हो सकता है, कंपटीशन होगा कि ये एक पीस है, ये मैं तो तोड़ने की बात ही नहीं कर सकता, मैं पूरा ही खाऊंगा, ठीक है. तो इसके लिए दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन कर देते हैं, एक को फ़ायदा हो जाता है दूसरे को लॉस होता है. तो यही इसका मीनिंग है. इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन में क्या हो सकता है, एक तो लॉस होगा या तो बेनिफिट होगा. इन बोथ पैरासाइट्स एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट. अगर पैरासाइट मतलब जो किसी चीज़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं, और उनके ऊपर रह के उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल कर ले ली. मान लो आप हो, आपके सिर में, आप नहीं हो, मतलब कोई भी बंदा है जिसके सिर में जो जुएं हो जाती है ना, वो है, वो उनकी खून चूस लेती है, तो वो क्या है, एक पैरासाइट हो गई. पैरासाइट है, वो तो खून ले रही है, उसको तो अपना न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन आप तो लैक ऑफ ब्लड हो रहा है ना, आपको तो लैक ऑफ ब्लड हो रहा है ना, ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे, तो पैरासाइट में एक को फ़ायदा होगा और एक को लॉस होगा. प्रेडेशन में मान लो लॉयन है और डियर है, एक लॉयन खा लेगा किसे, डियर को, एक को फ़ायदा है एक को लॉस है. इसे भी हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस कहते हैं. म्यूचुअलिज्म कैसा था, प्लस प्लस था, दोनों को बेनिफिट था, ये म्यूचुअलिज्म, ठीक है. कहाँ गया ये म्यूचुअलिज्म. एंड देन नेक्स्ट कंपटीशन क्या है, एक को फ़ायदा है और एक को लॉस है. सॉरी, जो कंपटीशन करते हैं ना, दोनों को भी लॉस होता है, तो माइनस माइनस होगा उनका, ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन. इनमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा, इनमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा, क्योंकि एक को फ़ायदा है, जुए उनको फ़ायदा है और आपको लॉस है, लॉयन उसको फ़ायदा है और डियर को लॉस है, तो उनमें प्लस माइनस होगा, एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को लॉस होगा या फिर हार्म होगा. द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. मतलब एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, तो ये क्या होगी, प्लस होगी, फ़ायदा हो गया इससे, लेकिन दूसरे को फ़ायदा भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म. तो ये होगा ज़ीरो, प्लस और ज़ीरो, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, नॉट बेनिफिटेड एंड नॉट हार्म्ड ऑल्सो, उसे फ़ायदा भी नहीं है और हार्म भी नहीं हुआ है. इन एमेंसलिज्म on the other hand, one species is harmed whereas other is unaffected. एक को हार्म हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा. आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, तो एमेंसलिज्म प्लस माइनस होता है, सॉरी माइनस और ज़ीरो होता है. ये भी इस साल के 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ऐसे कैसे एनसीईआरटी का आउट के कि व्हाट इज़ एमेंसलिज्म, आइदर प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसे अदर दे दिए होंगे ऑप्शंस, और एक ऑप्शन उनमें होगा कि माइनस और ज़ीरो. तो होता क्या आंसर, माइनस और ज़ीरो. अगर उन बच्चों ने जो पेपर दिए थे 21 का, उन्होंने अगर मेरा ये लेक्चर देखा था,
तो जिनका रॉन्ग हुआ है उनका शायद राइट हो जाता। ठीक है। नाउ प्रिडेशन, जैसे मैंने कहा प्रिडेशन मतलब किसी को भी खाना, लॉयन और डियर, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, राइट। लॉयन और डियर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लॉयन और डियर का एग्जांपल दिया था। It is the interspecific interaction where organisms of higher trophic levels feed on organism of lower trophic levels. higher trophic level वाले lower trophic वालों को खा जाएंगे, इसे हम लोग predation कहते हैं। जैसे herbivores, गाय भैंस चरती है घास के ऊपर, हायर ट्रॉपिक वाली लोअर ट्रॉपिक वाले के ऊपर फीड करती है। इसे ये भी किसका एग्जांपल है, प्रिडेशन का एग्जांपल है। एक्सोटिक स्पीशीज हैव नो प्रिडेशन, हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली। ऐसी स्पीशीज जो प्रिडेशन नहीं हो रही है, अगर ग्रास को गाय भैंस या फिर हार्बीवोर्स खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, उनका प्रिडेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली उनका पॉपुलेशन, घास का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए प्रिडेशन होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी अगर फॉरेस्ट में लॉयंस रहेंगे और लॉयंस ही नहीं रहे तो उस एरिया का डियर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्रिडेट करने वाला लॉयन ही नहीं है। ठीक है, द प्रिकली pear cactus introduced into Australia, the invasive cactus which brought under control after the moth। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन इन्वेसिव कैक्टस थी, ऑस्ट्रेलियन एक कैक्टस थी, वो कैक्टस को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन ये क्या थी, इन्वेसिव वीड थी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, ग्रो करने लग जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक तो ग्रो करती है, प्लस इसका अगर प्रेडेटर नहीं रहा तो ये क्या करने लगी, बहुत ही ज़्यादा उस एरिया में जहाँ पर भी इंट्रोड्यूस की थी वहाँ बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी। पूरा एरिया वही जो प्रिकली कैक्टस है, प्रिकली पियर कैक्टस, पूरा एरिया उससे भरने लगा। तो वहाँ के लोग जो है वो गड़बड़ा गए, क्या करें, उन्होंने क्या किया, उनका जो प्रेडेटर था, मतलब जो प्रिकली पियर कैक्टस को खाने वाला प्रेडेटर है हमारा मॉथ, उसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उस मॉथ ने सारी प्रिकली पियर कैक्टस को खा लिया, सारी प्रिकली पियर कैक्टस को क्या किया, उसने खा लिया। ठीक है, खा लिया, तो इससे क्या हुआ, ये प्रिकली पियर कैक्टस कम हो गई उस एरिया में। तो यही एक ऑप्शन होता है उसे मारने का। यह थी हमारी कैक्टस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिडेशन इन एन इकोसिस्टम। क्यों प्रिडेशन हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि प्रेडेटर की प्रे, क्योंकि एक सेकेंड गाइस, क्योंकि क्यों हमारे पास प्रेडेटर इंपॉर्टेंट है, अब तो आपको पता ही है। प्रिकली पियर कैक्टस क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रेडेटर नहीं था। प्रेडेटर नहीं होगा तो जिसके ऊपर प्रेडेटर, जो उसका प्रे है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा, प्रेडेटर कीप्स पॉपुलेशन इन कंट्रोल, प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल में रखता है। ठीक है जी, ये समझ में आया। प्रेडेटर एक्ट एज अ पैसेंजर फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस अ ट्रॉफिक लेवल। हमारी जो ग्रास थी उसको अगर जिसने भी, मान लो रैबिट ने खाया, रैबिट को लॉयन ने खाया, लॉयन को तो कोई नहीं खा सकता, तो ये जो है यहाँ पर हायर ट्रॉपिक लेवल्स में क्या ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो प्रेडेशन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि ग्रास से रैबिट तक, रैबिट से लॉयन तक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। वरना फिर अगर ग्रास कोई प्रेडेशन नहीं होगा, अगर रैबिट ग्रास को नहीं खाएगा तो फिर लॉयन तो मतलब मर गया, क्योंकि रैबिट ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंटेंसिव ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज।
इसीलिए हमारी जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है उससे अंडर कंट्रोल रखने के लिए भी हमें ये जो प्रेडेशन है वो हेल्पफुल होता है। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड। अभी देखो हमें तो पता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है यार हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक, ठीक है जी, कंट्रोल में रख देता है, लेकिन जिसको वो खाने वाला है क्या उसे लगेगा कि वो खा ले, मुझे खा ले, हाय हमें तो एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, वो बोलेगा भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे तो खुद को बचाना है। तो वैसे ही कुछ है हमारे पास। कौन थे? फ्रॉग प्रेजेंट थे, काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने कैमोफ्लेज वाली मेथड यूज़ करी थी। क्या किया उन्होंने? ऐसी स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, ऐसे कलर उनका होता है ताकि वो जल्दी से डिटेक्ट ना हो। जैसे आपको पता है ना, गिरगिट जो होता है हमारा, जैसे प्लांट के ऊपर जाके बैठेगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा उसका, और मतलब जिस कलर के पास वो चला जाता है वैसे उसका कलर हो जाता है, ताकि वो जो उसका प्रेडेटर है वो उसे पहचान ना पाए। तो इसलिए जो फ्रॉग्स थी हमारी वो कैमोफ्लेज करी थी और इसीलिए जो है वो प्रीडेटर से प्रीडेट होने से बच गई थी। वैसे सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइड बाय प्रीडेटर्स, कुछ ऐसे हो जाती है कि खुद के अंदर पॉइजनस चीज़ें सिक्रीट करने लग जाती है, और पॉइजनस चीज़ें सिक्रीट करने से जो भी उसे खाएगा वो तो मर जाएगा बेचारा एनिमल, तो इसलिए वो उसे खाने को अवॉइड करता है। ठीक है जी, ये भी समझ में आया। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है? जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है अपनी, उस वक्त एक डिसटेस्टफुल, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी टेस्ट वाला, हाईली डिसटेस्टफुल चीज़ खुद के अंदर सिक्रेट कर देती है। एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जिसकी वजह से एक तो ये खाने पर पॉइजनस हो जाती है और ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा डिसटेस्टफुल होता है। तो मोनार्क बटरफ्लाई को खाने वाला खाएगा क्या अगर वो पॉइजनस भी है और ऊपर से वो डिसटेस्टफुल है? नहीं, तो ये भी प्रेडेट होने से बच गई। ठीक है, ऑल द इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफैगस as these feed on plant sap and other part of plant। जो भी इंसेक्ट्स प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं उसे हम लोग फाइटोफैगस कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि अकेशिया, कैक्टस, ये मॉर्फोलॉजी मीन्स ऑफ डिफेंस ऑफ अगेंस्ट इंसेक्ट्स। मतलब क्या हो रहा है, जैसे बोगनविलिया भी एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसी प्लांट्स जो उनकी प्लांट बॉडी के ऊपर थॉर्न्स, मतलब कांटे जो होते हैं ना, कांटे वो आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी प्रेडेटर आकर उसे खाएगा वो खा नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो थॉर्न्स लगे हुए हैं, तो ये इसे नहीं खाएगा। तो ये भी क्या है, एक जो है मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है ताकि कोई भी उसे ना आकर खाए। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर सम केमिकल विच मेक्स दी हार्बिवर सिक। मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के अंदर एक पॉइजनस या फिर ऐसा कोई भी एक केमिकल सिक्रीट कर देते हैं जिससे जो भी उसे खाएगा वो सिक हो जाएगा, उसे मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए भी जो होता है उसे नहीं खाते दूसरे, मतलब जो कुछ भी हार्बिवोर्स खाने वाले वो। ठीक है, कैलाट्रोफिस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसिडिक, ये भी मतलब एक टाइप का पॉइजन है जो खाने से गड़बड़ हो सकती है। कैलाट्रोफिस रुई जिसे हम लोग कहते हैं ना, ठीक है। निकोटीन, कैफाइन, क्वानिन, ऑप्टिमम आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट द ग्रीजर्स एंड प्रोवजर्स। जैसे निकोटीन होता है प्लांट्स के अंदर, कैफाइन होता है, क्वाडाइन, ऑफियम, ये क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप की ऐसी केमिकल्स होती है जिसे यदि किसी भी ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया तो वो सिक हो जाएगा और जो है उसे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम इंसान तो बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, जैसे कैफाइन, ये सारी चीज़ें, ये गंदी चीज़ें प्लांट्स इसलिए सीक्रेट कर रही है क्योंकि वो खुद को बचा पाए हार्बिवोर्स से, ताकि वो उसे ना खा पाए। लेकिन हम ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें वो प्लांट से निकाल लेते हैं और ड्रग्स, देन हीरोइन, मॉर्फाइन, ये
सारी चीज़ें प्लांट से ही बनती है, तो वो चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं जो प्लांट्स खुद को बचाने के लिए प्रिपेयर करी थी, और वो हम खुद ही लेना स्टार्ट कर लेते हैं। वाह भाई, इंसान तो मतलब गजब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन होता क्या है, जैसे फूड, शेल्टर या फिर सेक्स, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जब भी स्ट्रगल करते हैं या फिर कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के लिए फॉर द सेम रिसोर्स, इसे ही हम लोग कंपटीशन कहते हैं। यदि दो बंदे हैं या फिर आप हो, आप अभी नीट के लिए कंपटीशन कर रहे हो, कितने सारे कितने लाख मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए स्टडी करते हैं, और वही जिंदा रहेगा, मतलब वही उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसने खुद ने अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की है। तो कंपटीशन इसलिए होता है ताकि स्ट्रगल करके हमें जो हमें नीड होती है हमें जिन चीज़ों की, वो चीज़ें हमें मिल जाए। द कंपटीशन इज बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज, दैट इज इंट्रास्पेसिफिक। कंपटीशन इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज, वहाँ पर क्या था, इंटरस्पेसिफिक में क्या था, डिफरेंट स्पीशीज़ था। यहाँ क्या है, सेम स्पीशीज़ है, तो ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है। और वो क्या था, सॉरी, ये इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, और वो क्या था, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन था। ठीक है, ये है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। The competition between organisms belonging to different species is called interspecific competition. For example, is what in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for the same common food. ये जो फ्लेमिंगोज होती है वो जो है विजिट करती है अमेरिकन इन सम स्वैलो साउथ अमेरिकन लेक, विजिटिंग या साउथ अमेरिकन जो लेक है वहाँ पर विजिट कौन करता है, फ्लेमिंगो बर्ड्स। फ्लेमिंगो जो होती है वो जाकर वहाँ पर घूमने को चली जाती है, ऐसे मान लो, और उनका खाना जो है वही है जो वहाँ के तालाब की, जो वहाँ के लेक की फिशेस भी खाती है। ठीक है, मतलब फ्लेमिंगो भी वही चीज़ खाती है और फिश भी वही चीज़ खाती है। मान लो फ्लेमिंगो भी बर्गर खाती है या फिर पिज़्ज़ा खाती है, और वो फिशेस भी वही फूड सेम टू सेम पिज़्ज़ा खाती है। तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, ये बोलेगा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए और ये बोलेगी मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये क्या कर देता है, कंपटीशन लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं फॉर द सेम फूड। द जू प्लैंक्टॉन्स इन दी लेक, उनका फूड क्या था, पिज़्ज़ा नहीं था, उनका फूड था जू प्लैंक्टॉन। ठीक है, क्या इतनी चीज़ समझ में आई, कंपटीशन होता क्या है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी फ्लेमिंगोज जो जू प्लैंक्टॉन्स के लिए वहाँ की रेसिडेंट्स फिशेस से झगड़ा कर देती है, कंपटीशन कर लेती है। ठीक है, ठीक है जी। नाउ दी resources need not be limiting for competition to occur. For example, Abydos tortoise in Galapagos island become extinct within goats introduced. मतलब क्या था, ये जो Abydos tortoise थी वो क्या थी, फूड खाती थी, ग्रासेस खाती थी। ठीक है जी, किस चीज़ के ऊपर वो जिंदा रहती थी, ग्रासेस के ऊपर। लेकिन उस इसलैंड पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया, गोट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब गोट्स तो आपको पता है कितनी ज़्यादा चरती है, तो उन्होंने सारी इसलैंड के ऊपर की जो ग्रास थी वो खा ली। अब टॉर्टॉइज को तो कुछ बचा ही नहीं, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो टॉर्टॉइज डायरेक्टली एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, टॉर्टॉइज डायरेक्टली एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा अमाउंट में हो तो उस स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन भी हो सकती है। क्या इतना समझ में आया। Directly competition leads to extinction of any species also. The occur of competition in nature come for competitive release. तो competitive release कंपटीशन देखी जाती है। ठीक है जी यार, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। Competitive release is the process in which a species whose distribute is restricted a small geographical area because the presence of competitive superior species is found to
is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. ठीक है जी, ठीक है. The Cornell Alignment field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacles dominates the intrinsic area and exclude the barnacles from that zone. ये सेम टू सेम चीज़ें हैं कि वो एक दूसरे के लिए जाकर barnacles कॉम्पीट कर देते हैं और वो डोमिनेट कर, बड़ी जो बर्नाकल्स है वो स्मॉलर बर्नाकल्स के ऊपर जो है डोमिनेंट हो जाती है, तो छोटी वाली हार जाती है, बड़ी वाली जीत जाती है, यार विन हो जाती है, तो वो हार जाती है. गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? टू क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज, मतलब इसका मतलब क्या है? गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी स्टार मार्क कर लो. अगर ये क्या कहता है, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एक एरिया में रहती है, जैसे कि दो लायन अगर एक एरिया में रहती है, या फिर अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो जो ये था, क्या कहते हैं, हमारा टॉर्टोइस जो था, ये क्या कर रहा था, सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहा था, गोट और वो मतलब ग्रासेस के लिए, तो इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया. तो उन्होंने क्या कहा, गॉस भाई साहब ने, हमारे गॉस चाचा ने, कि अगर सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उनका को एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो सकता है. अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एक एरिया में रहे तो वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस होते हैं. द स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिटिव माइट इवॉल्व मैकेनिज्म कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग टू प्रमोट अ को एक्सटेंसिव एग्जिस्टेंस रादर देन द एक्सक्लूजन. अब ये लोग कैसे होशियार है, ये क्या कहेंगे, यार हमें एक्सटेंट होने से अच्छा तो ये है कि हम एक दूसरे से भाईचारा कर ले, एक दूसरे को मतलब पार्टीशनिंग करे, बंटवारा करे कि भाई तू ये एरिया का खा ले, मैं इस एरिया का खा लूँगा और हम एक्सटेंट होने से बच जाएंगे. तो यही है इस पॉइंट के अंदर. इफ टू स्पीशीज compete for the same resource they could be avoid to competition. ठीक है, ये पार्टीशनिंग वही चीज़ लिखी है इसमें भी. मैक ऑथर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब मैक ऑथर ने क्या किया था, एक एरिया लिया जिसके अंदर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रख दी. अब उनमें कंपटीशन होगा, अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है तो उनमें कंपटीशन होने की वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वेर able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their bargaining activities. तो वो एक्सटेंट होने से बचने के लिए खुद के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाकर कंपटीशन को अवॉइड भी कर सकती है. तो ये हमने देखा कंपटीशन. अब तक हम लोगों ने देखा है कंपटीशन देखा, प्रीडेशन देखा, ठीक है, कहाँ गया यार, ये था पैरासिटिज्म, ये था कंपटीशन, ये था प्रीडेशन. 3 चीज़ें देखी. प्रीडेशन, कैक्टस प्रीडेट होने से बचने के लिए खुद को क्या कर लेती है, थॉर्न से भर देती है, ये खुद का कलर चेंज कर देता है. नेक्स्ट आता है कंपटीशन. कंपटीशन के लिए सॉरी जी, तो क्या कर लेते हैं, एक्सटेंशन हो सकता है उनका कंपटीशन के लिए, ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट चीज इज व्हाट, पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म का एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था. होता क्या है पैरासिटिज्म? इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म. मतलब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 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 -0, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको प्लस माइनस, ये बस शो के लिए नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आते हैं.
म्यूचुअलिज्म क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है यार, प्लस प्लस, यार मेरा स्टाइलस नीचे लगा है, प्लस प्लस होता है। एमेंसिलिज्म -0 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट मैच द पेयर्स आ जाती है, ठीक है, मैच द कॉलम्स आ जाती है। पैरासिटिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो एक को हार्म हो सकता है, एक को लॉस एक को फायदा हो सकता है और एक को लॉस हो सकता है। सम ऑफ द पैरासिटिज्म, लॉस ऑफ नेसेसरी सेंस ऑर्गन, किसी पैरासाइट जो होते हैं उनकी करामत से लॉस हो सकते हैं सेंस ऑर्गन्स का। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लीनिंग ऑन द होस्ट, उनके पास स्पेशल टाइप की ऑर्गन्स होती है ताकि वो प्रिडेट मतलब जो है सक कर पाए और वो जो उनका प्रिडेटर था उनको, ठीक है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर ये एडाप्टेशंस है, मतलब उनके अंदर क्या क्या है, सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट है, इनके अंदर सक करने के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासाइटिज्म ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। द ह्यूमन फ्लक डिपेंड ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल एंड फिश। जो हमारी लीवर फ्लक जो होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो स्नेल और एक फिश को, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई साहब पैरासिटिज्म के, तो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म दी होस्ट, बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, होस्ट को हार्म करेंगे यार, ठीक है जी। They may reduce the survival or growth of reproduction of the host and reduce the population density, उनका population density कम करवा देगी और उनका reproductive या फिर growth का जो rate है उसे भी कम करवा देगी। कौन, पैरासाइट। 2 points clear हैं। They might render the host more vulnerable to predation by making its physically weak, उसे physically भी weak कर देगा, ठीक है जी। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे यार, एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे, जो जुए होती है वही एग्जाम्पल है। लाइसिस ऑन ह्यूमन्स एंड टिक्स ऑन डॉग्स, लाइसिस ऑन ह्यूमन्स एंड टिक्स ऑन डॉग्स, बाहर से मतलब ह्यूमन की बॉडी के बाहर ये प्रेजेंट होती है और यही से हमारा खून चूसती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टो पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि ये बाहर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, लाइसिस, टिक्स, ठीक है। मेनी मराइन फिशेस आर इन, ये जो एक्टोपैरासाइट कोपेकोड्स जो होती है, जैसे हमारे ऊपर जुए होती है वैसे ही उनके अंदर भी होती है, ठीक है जी। कस्कुटा, द पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली ग्रोइंग ऑन ह्यूज प्लांट हैज लॉस्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव्स course of evolution and derives its nutrition from the host plant which is parasitized। तो कस्कुटा जो होता है वो एक ऐसे टाइप का प्लांट होता है जो होस्ट के ऊपर रहता है, उसके होस्ट के ऊपर रहता है और सारा जो न्यूट्रिशन है उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं प्रेजेंट है, प्लांट है लेकिन क्लोरोफिल भी नहीं प्रेजेंट है क्योंकि उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में उसका क्लोरोफिल और ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं है यार अब इसके पास, तो वो क्या करता है अपना न्यूट्रिशन ले लेता है अपने बड़े वाले होस्ट प्लांट से जिसके ऊपर वो भी फिलहाल रहता है ना। ये तो देखे हम लोगों ने बाहर वाले जो बाहर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। अब एंडोपैरासाइट क्या होंगे, आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड्स, होस्ट बॉडी के इनसाइड अंदर ही अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेपवर्म एंड लीवर फ्लैग। ब्रॉड पैरासिटिज्म इज
प्रोसेस इन विच द पैरासाइटिक बर्ड्स लीव्स देयर एग ऑन। देखे, जो हमारी बर्ड्स होती है वो ले करती है अपने एग्स इनटू द घोंसला। घोंसला पता है ना, जो बर्ड्स का होता है, तो वो करती है और जो उसका होस्ट होता है उसे इंक्यूबेट करने के लिए उसे छोड़ देती है। द एग्स ऑफ द होस्ट इज सिमिलर टू द एग ऑफ होस्ट। ठीक है, सेम टू सेम। जैसे मान लो एक बर्ड है, एक बर्ड है, ये बहुत खतरनाक टाइप का है। ठीक है, इसको खुद के एग्स को इंक्यूबेट नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, खुद के एग्स को वैसे ही छोड़ देगा ताकि उसका जो होस्ट है वो उसे इंक्यूबेट कर ले और जो उसके ऑफस्प्रिंग्स है उसे जन्म दे दे। और ये इसे क्यों नहीं पता चल रहा कि ये दूसरे के एग्स को इंक्यूबेट कर रहा है, क्योंकि इसके और इसके दोनों को भी एग्स का जो स्ट्रक्चर है एकदम सेम टू सेम सिमिलर है। ठीक है, इसीलिए वो उसे इंक्यूबेट करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये जो सारी मैं चीज़ें कह रही हूँ, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये जो सारी एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। ओके, then and then only you will get the proper marks in this chapter। ठीक है जी। the eggs of the host is similar with the egg of ये। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, कुक्कू ले एग्स, ये थी कुक्कू और ये क्रो के अंदर, क्रो के घोंसले के अंदर खुद के एग्स डाल देती है और इंक्यूबेट कौन करता बैठता है, बेचारा क्रो। उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसके बच्चे नहीं है, तो वो क्या करता है, उसे इंक्यूबेट करता है। जब वो फूट जाएंगे अंडे में से, कुक्कू आएंगी, सॉरी या कुक्कू आएंगी, तब वो बोलेगा यार ये तो मेरे अंडे थे ही नहीं, मैं खाली फोकटे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं बेटा। तो ये है हमारी लाइसिस। ये क्या है, बाहर वाली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये है एक्टो पैरासाइट। ये क्या है, एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट कौन थी, लिवर फ्लक एंड, यस लिवर फ्लक एंड कहाँ गई, टेपवर्म एंड लिवर फ्लक। ये कौन थी, एंडो पैरासाइट थी, अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। नाउ कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म मतलब एक को फायदा है और एक को लॉस भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, लेट मी डू वन थिंग। ठीक है जी। द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड। एक स्पीशीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट होता है, एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है, अनदर नॉट हार्म्ड, नॉट लॉस। एक को फायदा हो रहा है, एक को हार्म भी नहीं हो रहा है, और सॉरी एक को हार्म भी नहीं हो रहा है और एक को मतलब बेनिफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है, तो प्लस जीरो। इसे हम लोग कमेंसलिज्म कहते हैं। मैं इसे याद कैसे रखती हूँ, कमेंसलिज्म को कमर्शियल चीज़ें पता है ना, जैसे दुकानदार चीज़ें बेचता है तो उसको क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है प्लस, और हम तो मतलब चीज़ें ले रहे हैं, हमारा तो फ़ायदा भी नहीं है, मतलब ऐसे याद में रखती हूँ मैं, फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादा कुछ, हम तो हमारे पैसे से ही ले रहे हैं, और लॉस तो है ही नहीं, तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या है, ज़ीरो। कमर्शियली चीज़ें चल रही है तो प्लस, और हम है ज़ीरो। ठीक है जी। एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एन एक्टो एपीफाइट ऑन मैंगो की ट्री के ऊपर ऑर्किड ग्रो करता है। ऑर्किड जो है वो एपीफाइट होता है, उसको जो न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस वो मिलनी है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है ऑन द मैंगो, बट मैंगो को कोई भी लॉस नहीं होता। इसको फ़ायदा हुआ है और इसको लॉस भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है। बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। बर्नाकल्स जो वेल की बैक के ऊपर ग्रो करती है, उन्हें भी फ़ायदा भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, सॉरी उन्हें फ़ायदा होता है बट वेल को फ़ायदा भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता है। क्लोन फिश लिविंग अमंग स्टिंग tentacles of sea anemone. So this is also the another example of this. What so the commensalism, you benefit and I don't। एक को benefit हुआ है और एक को नहीं हुआ है। Example is barnacles growing on the back of whale। ठीक है जी, ठीक है दैया, क्या हो रहा है, 37 पेज पर है हम।
म्यूचुअलिज्म मतलब बहुत ईजी है। म्यूचुअलिज्म तो आपको मतलब लल्लू लगेगा। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस होता है, याद रख लेना। म्यूचुअली सारी चीज़ें कर लेते हैं, ना तुझे लॉस होने देंगे ना मुझे लॉस होने देंगे, दोनों भी मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है जी। म्यूचुअलिज्म इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड। दोनों को भी इक्वली बेनिफिट हो रहा है और किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है, किसी भी हार्म नहीं होता। तो ये क्या होंगी, प्लस और प्लस होंगी। लाइकेंस रिप्रेजेंट इट्स इनिशिएट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। लाइकेंस जो होती है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है जी। माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। एक को फायदा होता है, मतलब इनका क्या है ना, ये भी मान लो लाइकेंस और जो माइकोराइजा की बात चल रही है वो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, खाना पीना सारी जो, जैसे मान लो यार माइकोराइजा है, ये रहता है उसकी रूट के ऊपर। ठीक है, रूट के ऊपर रहेगा, ये उसकी रूट है, रूट के ऊपर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अलग कलर से बना देंगे, इसकी रूट के ऊपर रहता है। ठीक है जी, रहता है। अब ये क्या करेगा, इसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये जो प्लांट की रूट है ये इसे न्यूट्रिशन देगी, किसे, माइकोराइजा को, और बिटवीन फंजाई को। ठीक है, और ये प्लांट जो है वो इसे न्यूट्रिशन देगा और ये प्लांट को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में से करेगी और उसे देगी। तो दोनों को भी, एक को सॉइल में से नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल रहा है और दूसरे को खुद को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो दोनों का भी काम बन जा रहा है। ठीक है जी। प्लांट्स प्रोवाइड नेक्टर एंड पोलन ऑफ पोलिंग एजेंट एंड टर्न, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा है कि फ्लावर्स जो थे, फ्लावर के अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स होती है, तो एक पंछी आएगा या फिर कोई भी आएगा, मान लो बटरफ्लाई आ गई हमारी ब्यूटीफुल सी, तो वो आई, इसके ऊपर बैठी, इस प्लांट का नेक्टर ले लिया, मतलब जो कुछ भी उसको खाने वाली चीज़, और इन टर्न उसने इसकी प्लांट को पॉलिनेट भी किया। तो दोनों को भी, एक पॉलिनेट हो रहा है, एक नेक्टर ले रहा है। ठीक है। एनिमल डिस्पर्स द सीड ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड जूसी नेक्टर सीड डिस्पर्स। एंड फिग और वास्प का भी होता है। फिग जो होता है, फिग प्लांट, उसमें वास्प को रहने देता है वो, और उसके अंडे जो है होते हैं उन्हें ले करने को हाँ बोलता है। ठीक है, ये जो वास्प आएगी इसके अंदर खुद के अंडे डाल देगी। अब इसको तो, वास्प को तो फ़ायदा हो गया कि वो खुद के अंडे इसके अंदर ले करी है और खुद भी इसके अंदर रहती है। लेकिन ये फिग को क्या फ़ायदा हो रहा है जी? ठीक है, तो फिग को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके जो अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है फिग के, जो कोई भी फ्लावर्स फिग के अंदर प्रेजेंट है, ये जो वास्प है इन टर्न उन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रही है। तो ये फिग ट्री पॉलिनेट हो रहा है प्लस, और वास्प अपने एग्स को वहाँ पर रखती है और खुद भी वहाँ पर शेल्टर बनाए रखी है, तो दोनों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है जी, ये हमारी फिग ट्री। नाउ एमेंसिलिज्म मैंने कहा था प्लस और प्लस, एक सेकेंड, क्या होगा हमारा एमेंसिलिज्म, एक को माइनस और एक को जीरो। द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड, वन इज हार्म्ड एंड अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। ठीक है, तो पेनिसिलम habitats the growing in various bacteria by secreting penicillin. Penicillin is the example of amencilism. Then orchid आ जाता है। Sexual descent of the process in which the petal of flowers bears an uncanny resemblance to the flower to the female of bee in size and color. ये एक्चुअली होता क्या है, ये सारी स्यूडो कॉपुलेशन होती है इनके अंदर। एक्चुअली माइनस और ज़ीरो की बात अगर हम लोग करें तो ये जो है ये प्लांट है किसका, ऑर्किड का।
ठीक है, ऑर्किड है उसका प्लांट है, ठीक है जी, ठीक है। और बीज जो मतलब इसकी जो फ्लावर है ये एकदम बीज की जैसा स्ट्रक्चर बनाए होती है, मतलब इसका फ्लावर जो है सेम टू सेम बीज जो होती है ना हमारी बी, इनके जैसे दिखाई देती है। तो बी मेल जो बी होता है वो आ जाता है और उसे स्यूडो कॉपुलेशन कर मतलब कॉपुलेशन करने लग जाता है, तो उसे क्या लगता है फीमेल है, ठीक है। फीमेल तो वो होती नहीं है, फीमेल तो वो होती नहीं है, तो उसका क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। एंड इन टर्न जो फ्लावर होता है वो पॉलिनेट हो जाता है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी एंड यस जस्ट यही चीज़ें हमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़नी थी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर एंड अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लो। आपको नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होने से पहले आपको मतलब होने के बाद आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड या लेक्चर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। यही कहना था बस मुझे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ली, ठीक है। बाय बाय।